को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, सृजन कार्यक्रम प्रत्येक माह के गुरुवार को प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम में हम साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों, विभिन्न विधाओं पर साहित्य क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों से आपकी मुलाकात करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता के पारस्परिक संबंध, वर्तमान और भावी चुनौतियों, इसी संदर्भ में आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में पधारे हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल साहित्य साधना में गत 3 दशक से काम कर रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख आलोचक डॉक्टर अग्रवाल ने अनुवाद क्षेत्र में भी काम किया है। साहित्य और पत्रकारिता दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां साहित्य ने पत्रकारिता की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में योग दिया है, वहीं पत्रकारिता ने भी के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। अग्रवाल जी, साहित्य और पत्रकारिता का एक बहुत लंबे समय से किसी न किसी प्रकार का जुड़ाव रहा है। साहित्य और पत्रकारिता के इस पारस्परिक रिश्ते को आप किस रूप में देखते हैं? भानाव जी, आपकी भूमिका बहुत सही तरह से इस बात को प्रारंभ कर रही है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, हर साहित्यकार कहीं न कहीं पत्रकार होता है और हर पत्रकार कहीं न कहीं साहित्यकार होता है। अगर आप हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के साहित्यकारों के नामों की सूची पर दृष्टिपात करें तो आप पाएंगे कि हमारे अधिकांश बड़े साहित्यकार कहीं न कहीं पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। अगर आप उन नामों पर न भी जाएं और साहित्य के मूल स्वभाव को देखें, तब भी आप पाएंगे कि जो काम पत्रकार कर रहा है वही काम प्रकारांतर से और किसी थोड़े से मकसद से साहित्यकार करता है। इसलिए इन दोनों को अलग करके तो देखा ही नहीं जा सकता, ये एक दूसरे के लिए अत्यंत आवश्यक है। अग्रवाल, साहित्य की मूल जो दृष्टि होती है वो मुझे लगता है कि शाश्वत होती है। साहित्यकार एक पूरे युग को देखने की कोशिश करता है, जबकि पत्रकार की दृष्टि अपने समसामयिक घटनाक्रम पर होती है। क्योंकि पत्रकार को शीघ्रता में काम करना पड़ता है, वो जो कुछ देखता है उसको समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर देता है। साहित्यकार जो रचना करता है अपने विभिन्न विधाओं के माध्यम से, तो वो ये कोशिश करता है कि उन मानवीय संवेदनाओं को आधार बना करके कोई ऐसी रचना लिखी जाए जो आने वाले समय में भी किसी न किसी प्रकार से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरित वो करती रहे। तो इस दृष्टि से आप साहित्य को और पत्रकारिता के जो सामाजिक सरोकार हैं उन्हें कैसे लिखने का प्रयत्न करते हैं? भाना जी, वस्तुतः दोनों जो विधाएं हैं, पत्रकारिता और साहित्य, इनमें कुछ आधारभूत अंतों हैं जिन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। पत्रकारिता पर जो दबाव होते हैं, खासतौर से तात्कालिकता का दबाव, उसे आपने रेखांकित कर ही दिया। लेकिन उसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि एक पत्रकार के सामने बड़ी चुनौती होती है सत्य को प्रस्तुत करना, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। लेकिन साहित्यकार, जैसा हमारा एक पुराना मुहावरा रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, कहीं उसकी सीमा में बंधा होता है और वह अप्रिय सत्य को कहने से बचता है। और अगर अप्रिय सत्य भी है तो उसका प्रयास होता है कि वो उसे कैसे प्रिय बनाकर प्रस्तुत करे। कुछ इसी तरह समाज में अगर कोई एक घटना घटित होती है, पत्रकार का काम मुझे लगता है वहीं समाप्त हो जाता है कि वो उस घटना की सूचना दीजिए। लेकिन साहित्य का काम वहीं से प्रारंभ होता है। जब सूचना आपके सामने आती है तो साहित्य उसकी तह में जाने का प्रयास करता है, उन प्रवृत्तियों की पड़ताल करता है जिन्होंने उस तरह की घटना को प्रेरित किया, और कहीं अगर संभव हो तो वो समाधान भी देने का प्रयास करता है। तो आपने जिसे शाश्वतता कहा, मैं उसे तह में जाने की बात कहूंगा, मैं वहाँ संवेदनशीलता की बात कहूंगा, वहाँ दृष्टि की बात कहूंगा। जबकि मुझे इसके पीछे जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो कहीं कोई अवमानना का भाव मेरे मन में नहीं है। लेकिन पत्रकारिता में दृष्टि मुझे उतनी आवश्यक नहीं लगती है जितनी आवश्यक मुझे साहित्य में लगती है। हम थोड़ा पीछे की ओर यदि अपनी दृष्टि दौड़ाएं तो हमारे पास पूरा एक आज़ादी से पहले का कालखंड है, जब साहित्यकार और पत्रकार दोनों ही किसी न किसी रूप में इस देश के उस आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए थे। जैसा आपने प्रारंभ में कहा था कि साहित्यकार और पत्रकार दोनों ही एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, एक ही व्यक्ति में हम दोनों रूप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आज़ादी से पहले पत्रकारिता ने एक पूरे विचार आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो वो चाहे हम भारतेंदु से शुरू करें या उसके पहले से भी लें, तो आपको कैसा महसूस होता है कि उस समय की पत्रकारिता ने साहित्यिक विधाओं को आधार बना करके इस देश की जनचेतना को जगाने में जो अपनी एक भूमिका का निर्वाह किया, उसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ भाना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है।
देखिए, आज़ादी के पहले का जो ज़माना था और जहां हमारे सामने बहुत बड़े बड़े नाम, चाहे वो भारतेंदु हों या बालकृष्ण भट्ट हों या माखनलाल चतुर्वेदी हों, और ये लोग जिन अखबारों और पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे उनको भी आप याद कर लें। लेकिन आप एक बात देखें कि उस समय एक बहुत बड़ा लक्ष्य इन सबके सामने था, देश की आज़ादी का लक्ष्य। ये सभी लोग, सारी ताकतें, सारी प्रवृत्तियां, सारे व्यक्ति, सारी पत्रिकाएं उस लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। जब देश आज़ाद हो गया तो एक फिर बड़ा लक्ष्य हमारे सामने था, देश के पुनर्निर्माण का लक्ष्य। और जब आपके सामने एक बड़ा लक्ष्य होता है तो आप स्वाभाविक रूप से उसमें जुट जाते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद भी हो गया और एक तरह की स्थिरता हमारे सामने आ गई तो हमें लगा कि थोड़ा सा विश्राम का समय आ गया है। कहीं कहीं मुझे साहित्य में और पत्रकारिता में वो जो एक बड़े अभियान के बाद की थकान और सुस्ताने की प्रवृत्ति है, वो उसे मैं परिलक्षित करता हूँ। मुझे लगता है आज उस तरह की कोई बड़ी चुनौती हमारे सामने नहीं है। फिर एक बात और भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। आप देखें, उस समय सारे आंदोलनों को उठाने वाला आखिर ये प्रिंट मीडिया ही तो था, पत्र पत्रिकाएं तो थी। आज़ादी से पहले की बात, आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर एक लंबी छलांग लगाकर हम ठीक आज के वक्त में आ जाएं तो आपके सामने इतने सारे माध्यम आ गए हैं कि आपकी सारी ऊर्जा उनमें बढ़ जाती है। एक पक्ष कोई एक काम कर रहा है, दूसरा पक्ष दूसरा काम कर रहा है। आज लोग शिक्षित भी अधिक हो गए हैं, लोगों की चेतना भी ज़्यादा जागृत हो गई, उनको उन पर सूचनाओं का तो एक ऐसा आक्रमण हो रहा है कि वैसे में मुझे लगता है किसी भी माध्यम से हम उस तरह की प्रखर भूमिका की उम्मीद आज कर भी नहीं सकते। नहीं, लेकिन अग्रवाल साहब देखिए, एक दौर जैसा आपने कहा कि हमारा जो पूरा साहित्यिक आंदोलन था उसको पत्र पत्रिकाओं ने आगे बढ़ाया, चाहे वो छायावाद की बात करें हम, चाहे प्रयोगवाद की बात करें, नई कविता की बात करें, ये सब किसी न किसी रूप से पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद की जो पत्रकारिता थी, मुझे लगता है कि साहित्यिक दृष्टि से अपन देखें तो शायद इतनी रिक्तता नहीं थी। एक से एक अच्छी साहित्यिक पत्रिकाएं हमारे पास थीं, जिससे हम कहें कि हमारी मानसिक खुराक हमको उसके माध्यम से मिलती थी। लेकिन पिछला जो करीब 1-1.5-2 दशक का समय आया, जिसमें हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, और इतना अधिक टेक्नोलॉजी भी एक तरह से डेवलप हो गई है, उस सारे दौर में जिसने आपने संकेत किया कि वो सुस्ताने की और थकान की जो बात है, तो आपको क्या लगता है इसके क्या कारण रहे होंगे? पत्रकारिता में व्यावसायिकता की बात बढ़ने लगी, हम उस मिशन से व्यवसाय की ओर बढ़ने लगे। इस सारे दौर में आपको क्या लगता है कि जो हमारी साहित्यिक पत्रकारिता या साहित्य की जो चेतना का भाव आम जन तक पहुंचना चाहिए था इनके माध्यम से, जो लोकप्रियकरण की हम बात करते हैं, क्या कारण थे कि हम कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं उसमें? भाई डॉक्टर साहब, एक तो आपसे शिकायत करूंगा कि आपने वो सारी बातें खुद ही कह दी जो मुझे कहनी थी। आपने व्यावसायिकता के दबाव की बहुत बढ़िया बात कही। आज़ादी से पहले जब लोग पत्र पत्रिकाएं निकालते थे तो उनके सामने एक मिशन होता था और वे अपना घर बेचकर, घर फूंक कर तमाशा देखने चलते थे और साथ में आपको बुलाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे जैसे इन सब के साथ बड़ी पूंजी जुड़ने लगी और बहुत बड़े बड़े मसले इनके साथ जुड़ने लगे, बड़े औद्योगिक घराने यहाँ आ गए, तो स्वाभाविक है कि आदर्श थोड़ा सा पीछे चला गया और कुछ दूसरी बातें भी उनके केंद्र में आ गई। आज जब कोई बहुत सारे पैसे लगाकर एक पत्रिका निकालता है तो उसके पीछे आदर्श का भाव भी होता होगा, मैं उससे बहुत अलग नहीं करता हूँ, लेकिन एक बड़ा मकसद होता है उससे मुनाफा कमाने का। और जब मुनाफा कमाने की बात है तो आप ऐसी बातें कैसे कहेंगे जो सत्ता को, प्रतिष्ठान को बुरी लगे? उस ज़माने में तो आप याद करेंगे तो लोग पत्रिकाएं निकालते थे और तत्कालीन शासन उन पत्रिकाओं पर पहरे बिठाता था और उसके बाद भी लोग पत्रिकाएं निकालते थे। लेकिन आज जब आप किसी प्रतिष्ठान के विरोध में कोई बात कहते हैं तो आप पहले से ये गणना कर लेते हैं कि कौन सा प्रतिष्ठान नाराज़ होगा और वो प्रतिष्ठान आपका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अग्रवाल साहब, मेरे को लगता नहीं है कि हमारी पत्रकारिता में वो विरोध और प्रखरता तो है। ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता ने को हथियार डाल दिए हैं। हाँ। बिल्कुल हम आदर्शों से हट गए हैं। सवाल यह है कि अपन जिसकी मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं कि जो साहित्यिक पत्रकारिता या पत्रकारिता के माध्यम से जिस, मैं इसको दो रूप में देखना चाहूँगा। एक है आपका दैनिक पत्रकारिता का जो दौर आया, और यदि मैं कुछ समय पीछे की फिर बात करूँ, हमारे यहाँ रविवारी परिशिष्ट प्रकाशित किए जाते थे। बड़ी अच्छी कहानियां हमको मिलती थी, अच्छी कविताएं मिलती थी। ये ठीक है कि समाचार पत्र का मुख्य धर्म समाचार देना है, लेकिन उसके बावजूद उन परिशिष्टों के माध्यम से हमको अच्छी साहित्यिक सामग्री एक तरह से प्रस्तुत की गई थी। लेकिन धीरे धीरे, जैसा आपने भी बात कही, उन बाजारवादी शक्तियों की, ये चीजें उपेक्षित होने लगी। तो प्रश्न ये है कि ये जो हमारा मुख्य बिंदु था कि हम किसी प्रकार से पाठकों को, साक्षरता भी बढ़ी है, लोक चेतना भी बढ़ी है, ये सब कुछ जानने की उत्कंठा भी बढ़ी है, सूचनाओं का विस्फोट भी होने लगा है, तो साहित्य इसमें कहाँ खो गया? आप इसको क्या प्रतीत होता है आपको? क्या पूंजी का प्रवेश के कारण साहित्य छूटता चला जा रहा है,
डॉक्टर साहब, पूंजी का प्रवेश तो एक बड़ी चीज़ है ही, लेकिन आप देखें, आपने अभी साक्षरता की बात कही, मैं अभी नेशनल रीडरशिप सर्वे के आंकड़े देख रहा था, उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात आई है। पिछले कुछ समय में हिंदी अखबारों की पाठक संख्या में 17% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत अंग्रेजी पाठकों की संख्या ज्यों की त्यों स्थिर है। हिंदी पाठकों की साक्षरता बढ़ी है, ये तो हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो मुझे ये भी याद आएगा कि पत्रकारिता ने बहुत सारी नई विधाओं को साहित्य में जन्म दिया था। हिंदी कहानी और कहानी जो इतनी लोकप्रिय विधा है, हम सब जानते हैं, मूलतः दैनिक अखबारों की देन है। सप्ताह भर के पाठक जो राजनीति आदि आदि की घटनाओं से त्रस्त हों, उन्हें सप्ताह में एक दिन जरा एक कोई रोचक कहानी मिल जाए, इस मांग के तहत कहानी का जन्म हुआ था और बाद में वो दुनिया की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा बन गई। आपने बहुत सही कहा कि पहले समाचार पत्रों के रविवारी संस्करणों में साहित्य की भरमार होती थी और हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी साहित्यिक रुचि को उन अखबारों से ही तृप्त किया था, लेकिन आज वैसा देखने को नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टि से देखें तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आज का जो पाठक है वो भी केवल कहानी और कविता पढ़कर तृप्त नहीं होता है, उसकी भी मांग बहुविधा वाली हो गई है, वो बहुत सारी चीजें जानना चाहता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पाठक का जो जानकारी का क्षेत्र है, विस्तार बहुत अधिक हुआ है और उसके लिए उसके पास नानाविध माध्यम भी उपलब्ध है। सवाल यह है कि कोई ऐसी चीज मिले हमको जीवन में जो कहीं हमें उस रसानुभूति के स्तर पर हम उसके साथ जुड़े। और जैसा पहले तो एक परिशिष्ट निकलते थे, आज प्रतिदिन परिशिष्ट निकल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जो हमारी एक साहित्य बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकलती थी, बल्कि मुझे तो ये लगने लगा है कि जो न्यूज़पेपर थे वो तो व्यूज पेपर होते चले जा रहे हैं और जो हमारे व्यूज पेपर थे वो न्यूज़ पेपर होते चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाएं हमारे पास थी साहित्यिक, और अब जो पत्रिकाएं निकल रही है उनका जो मुख्य लक्ष्य है वो भी समाचार और समाचार आधारित घटनाक्रम है, वहां तक सीमित रह गया है। तो दैनिक पत्रों में तो ये स्थिति हो रही है और ये स्थिति पत्रिकाओं में हो रही है। इसके इस दौर में जो पाठक की उस जिज्ञासा है या जो पाठक पढ़ना चाहता है वो कहाँ जाए, क्या लगता है आपको इस सारे दौर में? और डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाएगा कि पाठक क्या पढ़ना चाहता है। मुझे लगता है कि कोई बाकायदा अध्ययन तो हमारे देश में इस तरह का नहीं हुआ है कि पाठक क्या पढ़ना चाहेगा, और जिन लोगों के जिस तरह के स्वार्थ होते हैं, जिनको जो रास आता है, वो अपनी बात पाठक पर आरोपित कर देता है। अगर आप एक व्यावसायिक पत्रिका निकालते हैं, आप कहते हैं पाठक ये वाणिज्य पढ़ना चाहता है। अगर आप एक फिल्मी पत्रिका निकालते हैं, आप कह देते हैं पाठक ये पढ़ना चाहता है। अगर आप एक अपराध पत्रिका निकालते हैं, आप कह देते हैं पाठक ये पढ़ना चाहता है। ऐसा ही एक दूसरे माध्यम में भी हमारे यहाँ होता है। फिल्मों में जब कुरुचि की बात की जाती है तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है देखिए पाठक या दर्शक तो यही चाहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। फिर भी एक बात जो बहुत शिद्दत से मैं महसूस करता हूँ वो ये कि बहुत सारी ताकतें ऐसी रही हैं जिसने हमारी सुरुचि को आहत किया है, क्षत विक्षत किया है। अगर आप 1950-60 के दशक के परिदृश्य पर ध्यान दें, आप उस ज़माने की फिल्मों की कहानियों को याद करें, उस ज़माने की फिल्मों के गीतों को याद करें, उनके शब्दों को याद करें, उनके संगीत को याद करें, और उसके ठीक सामने आप आज की फिल्में, उनके गीत, उनके दृश्य, उनके संगीत, उनके संवाद रखें। अगर आप उस ज़माने की पत्र पत्रिकाओं को देखें, उस ज़माने के हमारे लिखे हुए पत्रों को देखें और आज के समय को आप देखें, तो आप पाएंगे कि जीवन की बहुत सारी ललित और खूबसूरत चीज़ें हम लोग पीछे छोड़ते आ रहे हैं। अब इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वे सारे कारण हैं, और उन सारे कारणों ने जन रुचि को जिस तरह प्रभावित किया है, मैं बहुत तो नाराज इस बात से नहीं होऊंगा कि जो व्यावसायिक समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वे उस जन रुचि के दबाव को महसूस करते हुए उस तरह की चीज़ें आज नहीं छाप रहे हैं। लेकिन मेरी बात यहाँ समाप्त नहीं हो जाएगी, आप कुछ और कहें, उसके बाद मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। मेरा एक और मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि जो संपादकीय संस्था की अपने यहाँ बहुत बड़ी महत्ता रही है, और आज़ादी से पहले जो संपादक हुए, जितने कद्दावर के लोग हुए, और जिस जनरुचि की आप बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले तो हमारे यहाँ साक्षरता भी बहुत कम थी। जो बेचारे अखबार का संपादन करते थे वो तो एक मिशन लेकर के आए थे, वही अखबार की सामग्री संकलन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, और गांव की चौपाल पर बैठ करके अखबार पढ़ के सुना रहे हैं, और उसके माध्यम से उन्होंने पूरा विचार आंदोलन खड़ा कर दिया। तो आज़ादी से पहले जब ये संभव था, तो क्या आज के इस दौर में हम उस संपादकीय संस्था की जो स्थिति है उसके माध्यम से कुछ ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम उस जनरुचि को बनाए रखते हुए ये जो साहित्य की हम बात कर रहे हैं उसको कहीं कोई बचा सकें, या एक नए स्वरूप में, नए शिल्प में हम अपने पाठक तक प्रस्तुत कर सकें? डॉक्टर साहब, आपने बड़ी एक दुखती रग पर
हाथ रख दिया है। वस्तुतः व्यावसायिकता के जो दबाव हैं उसने बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस किया है, और उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ संपादक नाम की संस्था भी है। आपने जब अभी ये टिप्पणी की तो मेरे मन में बहुत सारे बड़े बड़े संपादकों के नाम घूम रहे थे जो अपनी पत्रिका की पर्याय थे। वास्तव में जब आप दिनमान को पढ़ते थे तो उसका संपादक कहीं पीछे से झांकता हुआ नजर आता था। आप जब कल्पना पढ़ते थे, आप जब राजस्थान की पत्रिका को याद करें, लहर या वातायन को पढ़ते थे, आप धर्मयुग को पढ़ते थे, तो उनके संपादकों का पूरा सोच उन पत्रिकाओं के पीछे होता था, और वे संपादक भी पत्रिकाओं को एक निश्चित आकृति देते थे। उनका भाव, उनका विचार उसके पीछे होता था। धीरे धीरे स्थितियां जैसी बदली, उसमें या तो संपादक गायब ही हो गया, और या रहा तो केवल नाम मात्र को रहा, वस्तुतः प्रबंधन ही उसके पीछे मुख्य हो गया। और जब प्रबंधन मुख्य हो गया तो प्रबंधन का उस तरह का आदर्श या उस तरह का सोच या उस तरह की दृष्टि तो नहीं हो सकती थी जैसी, अगर मैं पुराने नामों को लूं तो यूं कहूं कि माखनलाल चतुर्वेदी की थी, या प्रेमचंद की थी, या अज्ञे की थी, या धर्मवीर भारती की थी। प्रबंधन की दृष्टि बिल्कुल अलग होगी, और तब वो सोच, वो दृष्टि अगर पत्र पत्रिकाओं से गायब हो जाए तो कोई ताज्जुब तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं मैं आशान्वित भी हूं। देखिए, जिस तरह से बहुत सारी बड़े बजट की फिल्में सिर्फ इसलिए पिट रही हैं कि उनमें कहानी नहीं है, वैसे ही मुझे लगता है कि ये जो एक अभी उन्माद का दौर है, जहां बड़े बड़े अखबार बहुत बड़ी पूंजी के साथ निकल रहे हैं, मुझे अपनी जनता पर पूरा विश्वास है कि वे इन अखबारों को भी बहुत जल्दी अस्वीकार करेंगे। तो अग्रवाल जी, जैसा इन बड़े अखबारों की बात हो रही है, उसमें साहित्यिक जो हमारी सामग्री है उसकी अपन बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हमारा एक आंदोलन चला लघु पत्रिकाओं का। हाँ। और मुझे लगता है कि लघु पत्रिकाओं ने भी साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की है। तो लघु पत्रिकाओं के माध्यम से जो साहित्य हमारे सामने आया, पाठक ने उसे किस रूप में उसका स्वागत किया या उसको समझने और देखने की कोशिश की? देखिए, लघु पत्रिकाएं भी वस्तुतः बड़ी पत्रिकाओं के प्रतिपक्ष में ही निकली थी। जिन पत्रिकाओं को आज हम बड़े आदर से याद कर रहे हैं, उन पत्रिकाओं की भी अपनी कुछ कमजोरियां थी, उनके भी अपने व्यावसायिक दबाव थे। अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण लेकर बात कहूं, पत्रिका का नाम ना भी लूं, तो हमारे बहुत सारे लेखकों को ये आपत्ति तो थी ही कि स्वेटर बुनने के तरीके और पाक कला और एक व्रत कथा के बीच में उसकी कहानी छपे तो उस कहानी का वो असर नहीं होगा। तो उन सारी व्यावसायिकताओं से लड़ते हुए हमारे जो बहुत वरिष्ठ और समझदार लेखक थे, उन्होंने उन पत्रिकाओं का बहिष्कार किया और विकल्प के रूप में अपनी पत्रिकाएं दी। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदी का समकालीन जितना भी श्रेष्ठ साहित्य है वो सारा का सारा लघु पत्रिकाओं में ही छपा है। बड़ी पत्रिकाओं की उतनी बड़ी देन उस रूप में नहीं है। बड़ी पत्रिकाओं ने साहित्य को आम आदमी तक पहुंचाया, लेकिन अच्छा साहित्य तो लघु पत्रिकाओं के माध्यम से ही आया। लेकिन लघु पत्रिकाओं के प्रसार की अपनी एक सीमा थी, वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आप साहित्य के प्रबुद्ध पाठक हैं, आप लघु पत्रिका के ग्राहक बन गए। मैं बड़े शहर में रहता हूं, कहीं किसी कोने में मुझे लघु पत्रिका मिल गई, लेकिन अगर मैं गांव में हूं और मैं पढ़ना चाहूं तो जिस तरह से आपकी कोई लोकप्रिय समाचार पत्रिका आज किसी छोटे से छोटे गांव के बस स्टैंड पर मिल जाएगी, उस तरह से लघु पत्रिका नहीं मिलती थी और नहीं मिलती है। तो जो प्रसार की एक बड़ी समस्या थी, उस समस्या से लघु पत्रिकाएं भी जूझती ही रही, आज भी जूझ रही हैं। लेकिन अपनी तरह से एक शून्य को भरने का प्रयास तो लघु पत्रिकाएं आज भी कर रही हैं। बल्कि हम जो सारी चिंताएं कर रहे हैं कि बड़े अखबारों में और बड़ी पत्रिकाओं में साहित्य की जगह सिकुड़ती जा रही है, तो वो साहित्य अगर आज कहीं बचा हुआ है तो वो लघु पत्रिकाओं में बचा हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हिंदी में बहुत सारी लघु पत्रिकाएं निकल रही है। लोग अपने सीमित प्रयासों से पत्रिकाओं को निकाल रहे हैं और उनके जो पाठक हैं उनकी संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। अग्रवाल साहब, अपन ने चर्चा की करीब करीब 150-200 साल का जो हमारे पास इच्छा पत्रकारिता का, कि हमने किस स्तर से पत्रकारिता शुरू की थी, सारे कठिनाइयों में, आर्थिक संघर्षों में जूझ कर हमने एक दृष्टि और एक पूरी परंपरा का निर्वाह किया। थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार से आपने मूल्यों की गिरावट की या इसकी सारी बात की, चरण की, संपाद की संस्था के, जो हमारा पूरा एक साहित्यिक जो आंदोलन चले आज़ादी से पहले, उस समय भी काफ़ी प्रखर साहित्य लिखा गया और राष्ट्रपति साहित्य भी लिखा गया, और आज़ादी के बाद जैसा आपने कहा कि राष्ट्र निर्माण का हमारे सामने मुख्य लक्ष्य था, उस दौर में पत्रकारिता में जो परिवर्तन आए वो अलग है, लेकिन साहित्यिक जो हलचल रही उसको आप किस रूप में इस पूरी परंपरा को देखते हैं आप? डॉक्टर साहब, देखिए, यहाँ एक तो हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की प्रकृति में ही एक भिन्नता है। पुस्तकें अगर स्थायित्व का आधार देती हैं
तो उनके प्रकाशन में विलंब भी होता है। जबकि पत्रकारिता, जैसा हमने प्रारंभ में ही कहा, वो तात्कालिकता पर आधारित होती है। तो जब भी साहित्य में कोई आंदोलन चलेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही चलेगा, पुस्तकों में तो वो बाद में ही आएगा। हिंदी के जितने बड़े आंदोलन हुए, दो बहुत बड़े आंदोलनों को आप ये करें, चाहे वो नई कहानी का आंदोलन हो, नई कविता का आंदोलन हो, वो पत्र पत्रिकाओं में ही परवान चढ़ा, और जब वो आंदोलन थोड़ा पुराना पड़ गया तो पुस्तकों के माध्यम से उसको स्थायित्व मिला। उसके बाद भी जो बड़ी साहित्यिक बहसें हुई, वे सारी की सारी साहित्यिक बहसें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही हुई। ये पत्रिकाओं की प्रकृति का भी इसमें योगदान है। लेकिन जितनी बड़ी साहित्यिक हलचलें हैं वे पत्र पत्रिकाओं की ही देन है। और आज भी अगर हमारे साहित्य में कोई बहस होती है तो वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही केंद्र में आती है। आपको याद होगा, अभी 2-3 साल पहले एक बड़ी लोकप्रिय साहित्य पत्रिका ने न लिखने का कारण पर एक बहस चलाई थी, और आप जानते हैं कि पूरा साहित्यिक समुदाय उस पर अपने अपने तीर कमान लेकर आता रहा और युद्धरत रहा। इसके बाद भी बहुत सारे मुद्दे साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं ने उठाए हैं। तो आंदोलनों में तो साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं की ही भूमिका है, और उन्होंने लोगों तक भी उन बातों को पहुंचाया है। और आपने चर्चा की आज़ादी के उस दौर के स्वर्णिम युग की, जब पत्रकारिता के माध्यम से पूरी लड़ाई लड़ी गई। जी, अपने चर्चा की आज के इस भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के दौर के प्रभाव पत्रकारिता पर। अपन चर्चा कर रहे हैं अखबार और सूचना को प्रोडक्ट बना करके बेचने के उन सारे प्रश्नों पर। इन सारे प्रश्नों, इन सारी चुनौतियों के बीच में क्या आपको भविष्य के संदर्भ में कहीं कोई रोशनी, कहीं कोई आशा, भावी पत्रकारिता स्वरूप विशेष साहित्यिक संदर्भों में वो क्या प्रतीत होता है? डॉक्टर साहब, मैंने एक बात कही और मैं अभी भी निराश नहीं हूँ। आज का परिदृश्य मुझे दुखी तो करता है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि लोग सुरुचि की ओर लौटेंगे। ये जो मास प्रोडक्शन के रूप में हमारी पत्र पत्रिकाएं आ रही हैं, लोग इनसे बहुत जल्दी उबेंगे, और उन्हें जब विकल्प की जरूरत होगी तो वो विकल्प इन पत्रिकाओं में आने वाला साहित्य ही उन्हें प्रदान करेगा। पश्चिम में भी ऐसा हुआ है, वहां भी लोग अंततः इसे उबे हैं, और कोई कारण नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा हो। आप उसकी आहट, कदमों की आहट, पदचाप सुन भी सकते हैं। बड़े घरानों की जो बहुत बड़ी लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं, ये बेवजह नहीं है कि वे वर्ष में एक साहित्य वार्षिकी निकालते हैं। वे अपनी पत्र पत्रिकाओं में सारी राजनीतिक आदि घटनाओं के बीच में एक कहानी, कविता या साहित्यिक गोष्ठी का समाचार छापते हैं। ये अपनी विश्वसनीयता के लिए भी, और कहीं वे इस बात को जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि पाठक अंततः यह भी चाहता है। आपकी समाचार पत्रिका को पाठक पढ़कर फेंक देगा, लेकिन उसमें छपी हुई कहानी या उसमें छपी हुई कविता के लिए उसको बचाए रखना चाहेगा, सुरक्षित रखना चाहेगा। यही बात अखबारों के साथ भी है। अगर आज, जैसा आपने कहा, ऐसे अखबार निकल रहे हैं जो सप्ताह में हर रोज परिशिष्ट निकालते हैं, ऐसे साप्ताहिक अखबार में निकलने लगे हैं जिनमें 3, 4, 5 परिशिष्ट समाहित होते हैं, और अब हमें भी ये जानकर, देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि वे उनमें साहित्य के लिए जगह सुरक्षित रखने लगे हैं। तो मुझे लगता है मुद्रित शब्द को स्थायित्व तो साहित्य ही प्रदान करता है, और इसलिए भविष्य के प्रति मैं तो आश्वस्त हूँ। तो आशा करते हैं अग्रवाल साहब की इस उम्मीद और विश्वास की कसौटी पर हमारे आने वाली जो पत्रकारिता है उस पर हम खड़े उतरेंगे। हमारा जो एक स्वर्णिम अतीत था, उससे जो कुछ हमने भविष्य के लिए एक मार्ग तलाशने की कोशिश की है, आने वाले समय में चाहे वो पाठक के दबाव हो, उन व्यावसायिक दबावों के बावजूद, उन सब खतरों के बावजूद, पत्रकारिता के माध्यम से हमको कुछ सुरुचिपूर्ण साहित्य और उससे जुड़ी हुई जो और विधाएं हैं उनको पढ़ने को मिलेंगी, और पत्रकारिता के माध्यम से एक नई प्रेरणा और नए विश्वास के साथ हम समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। अग्रवाल साहब, आप स्टूडियो में पधारें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महीने फिर किसी नए विषय के साथ और किसी नए विशिष्ट व्यक्ति के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।